नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त इजराइल और हमास के युद्ध की लेटेस्ट स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है वहां पे, युद्ध किस स्तर पर पहुंचा है और किस तरह से हूती का वहां पे एंट्री हुई है, ये सब चीजें जानने के लिए आज फिर हमने डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब को आमंत्रित किया है। उनसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त युद्ध की लेटेस्ट स्थिति क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि इतना युद्ध आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जो है जितनी भी कंट्रीज है सब उनमें इन्वॉल्व हो रही है और इतना नुकसान तो यूक्रेन और रशिया वार में भी नहीं हुआ था जितना इस वार में हो चुका है और अभी तक थमने का नाम नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक युद्ध का सवाल है ये ज़्यादा डैमेजिंग है विज़ावी जो रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ। अभी यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि मिलिट्री सिचुएशन क्या है और उसके बाद फिर हम डिप्लोमेसी की बातें करेंगे और दुनिया के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जहाँ तक मिलिट्री सिचुएशन का सवाल है, इस वक्त गाजा फ्रंट चल रहा है, पूरे का पूरा आइसोलेशन हो चुकी है और इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा के रेजिडेंट्स को बोला था कि आप यहाँ से पलायन कर जाइए साउथ गाजा में, ताकि वो इसके ऊपर हमला कर सकें हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमास को डिस्ट्रॉय। परंतु हमास ने क्या किया है, कुछ लोग पलायन कर गए हैं बट अभी भी वहां पे करीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन नहीं करे हैं और हमास इनको यूज कर रहा है एज ह्यूमन शील्ड्स। और यहाँ पे टनल वॉरफेयर की कहानी जो आपको मैंने बताई थी पहले भी, कि 400 किलोमीटर टनल्स का जो नेटवर्क है उसके अंदर, जिसमें ये आपके हमास वाले छिपे बैठे हैं। अभी इजरायलीज क्या कर रहे हैं कि उनको आइसोलेट कर रहे हैं, हालांकि ह्यूमैनिटेरियन एड जारी है, अलाउ कर रहे हैं, पर एनर्जी नहीं अलाउ कर रहे हैं किसी भी किस्म की, क्योंकि टनल के अंदर ये लोग छुपे बैठे हैं। ये बेसिकली इनके जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी या गैस इनको चाहिए उस पर काम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में इजरायलीज जो है उन्होंने हालांकि गाजा को पर से ऑफेंसिव शुरू नहीं किया है, परंतु अपने आर्मर कॉलम्स को या इन्फेंट्री वालों को या कमांडोज को भेज करके उनको हिट एंड रन शुरू कर दिया है, जाके मार के वापस आ जाते हैं। और जहां जहां उनके ठिकाने पता लगते हैं हमास के ओरिजिनली इंटेलिजेंस के या लेटेस्ट इंटेलिजेंस के पता लग रहे हैं, उनके ऊपर वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बॉम्बिंग जो है मोस्टली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या इस किस्म के जगहों पे हो रही है, जहां पे कोलैटरल डैमेज के चलते बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये हॉस्पिटल में जैसे इजराइल ने वो कहा भी हॉस्पिटल खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमास के जो लड़ाकू हैं वो छुपे हुए हैं, लेकिन ये खाली कर नहीं रहे हैं। अब अल्टीमेट मतलब क्या करेगा इजराइल, क्या करेगा जब वहां से वो सारी वो युद्ध की रणनीति वहां से बन रही है, छुपे हुए हैं, वहां से सब कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो वहां पे छुपे हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वहां पे हॉस्टेजेस उनके पास हैं और वो हॉस्टेजेस यूएसए के हैं, यूके के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं। तो ये सारे कंट्रीज इजराइल को बोल रहे हैं कि ऑल आउट ऑफेंसिव मत करो, परंतु इजराइल क्या है वो कह रहा है कि मैं वेट कर रहा हूं कि कितनी देर ये सर्वाइव करते हैं। अब सर्वाइव करने का आलम ये है कि अभी हम गाजा की बात कर रहे हैं कि पता चला है कि हमास के पास टॉर्पीडोज आ गए हैं, जिससे कि वो जो इजरायली नेवी जो ऑपरेट कर रही है मेडिटेरेनियन में, या इवन फॉर दैट मैटर अमेरिकन के 2 कैरियर ग्रुप्स वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनके लिए खतरा है। प्लस कल ये पता चला है कि उन्होंने मिजेट सबमरीन ले ली है, क्योंकि जो हमारे 8 नेवी के ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दी है कतर ने, तो उनके हवाले से पता चला है कि मिजेट सबमरीन जो वहां आ रही थी वो हमास को भी सप्लाई कर दी गई है, जो एक बहुत ही डेंजरस सवाल है। तीसरी चीज पता चली है कि एक हम चलो ड्रोन्स तो बड़ा होता है, एक क्वाडकॉप्टर होता है छोटा, ऑलमोस्ट 200 ग्राम का उसका वेट है और वो कम से कम 2 ग्रेनेड ले जा सकता है। तो इस किस्म के छोटे से छोटे जो उनके पास स्वॉर्म बनाने की एक, जैसे टिड्डी दल होता है आपका, अटैक करता है, लोकस्ट अटैक करता है, तो वो कैपेबिलिटी आ गई है उनके पास। अगर वो कैपेबिलिटी इनके पास है तो वो इजराइल के किसी भी शहर पे हमला कर सकते हैं और इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाएगा। तो ये सिचुएशन जो है एस्केलेट करती जा रही है और एक वरीसम बन रही है। लेकिन दूसरी चीज और भी जो सामने होती मैं आपसे ये जानना चाहूंगा है क्या, और इससे कह रहे हैं कि इजराइल की और ज्यादा सदस्यता बढ़ गई, उसको ज्यादा खतरा पैदा हो गया। पहला फ्रंट खुला था गाजा का, दूसरा फ्रंट खुला था हिजबुल्लाह का, पहले लेबनान से, फिर उसके बाद सीरिया से स्ट्राइक शुरू हुई गोलान हाइट्स की तरफ से, और वेस्ट बैंक से। तो वेस्ट बैंक में पर से तो अटैक नहीं हो रहा कोई, पर वहां पे टेंशन जो है बहुत ज्यादा है
और छुटपुट घटनाएं वहां भी हो रही हैं। तो कहने को वो एक दूसरा फ्रंट भी इजराइल के लिए खुला है। परंतु अब ये हूती की बात की, ये हूती रिबेल जो यमन में है और ये एंटी सऊदी अरेबिया थे, अभी तो यमन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गई है, पर ये हूती रिबेल्स जो हैं ये 1600 किलोमीटर दूर हैं इजराइल की बॉर्डर से। अच्छा। और 1600 किलोमीटर दूर इन्होंने मिसाइल अटैक किए हैं इजरायली न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर। न्यूक्लियर फैसिलिटीज इजराइल की 4 या 5 जो बताई जाती हैं, हालांकि नुकसान नहीं हुआ है, परंतु पॉइंट ये है कि फ्रंट खुल गया एक और, इजराइल के लिए एक सरदर्दी और बढ़ गई है। और ये हूतीज जो है ये भी फाइनेंस्ड और सपोर्टेड बाय ईरान है। और हमास का जो बताया जा रहा है कि इनको हर साल ईरान से $1 बिलियन की एड मिलती है। अब वो एड मिल रही है और आपके वेपन्स की भी अपग्रेडेशन हो रही है, और उस तरफ से अमेरिकन भी अपने वेपन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। जॉर्डन में उन्होंने परसों उन्होंने बता दिया जाता है कोई 56 C-17 ग्लोब मास्टर की सॉर्टीज की हैं, हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट। अब वो उन्होंने वहां पे कोई खाद्य पदार्थ तो भेजे नहीं होंगे, वो सारे वेपन्स आए हैं, जॉर्डन में लैंड किए हैं। तो इतना सारा जो खुल रहा है, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और ऊपर से ईरान के जो खुमैनी हैं या अर्डोआन हैं जो टर्की के, वो खुल के बोल रहे हैं, यलगार का मैसेज दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि जितने भी अरब नेशंस हैं इकट्ठे हो जाओ। और जब यहाँ पे वो एक माहौल बनता जा रहा है, एक टेंस माहौल बनता जा रहा है, हालांकि ओपनली सीरिया ने या इवन आपके जो बाकी कंट्रीज हैं, लेबनान है या इवन सऊदी अरेबिया है, ओपनली किसी ने नहीं बोला है, पर हूतियों का एक खुलना एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। और उसके ऊपर जो ये कॉल कर रहे हैं ईरान वाले या टर्की वाले, तो ये अर्ज कर रहे हो अरब्स को सारों को कि आप सब इकट्ठे हो जाइए। वही यलगार का मतलब है कि आप बॉर्डर क्रॉस करो और वहां जाके जगह अटैक करो उनके ऊपर। और सिमिलरली इजराइल ने एक सजेशन दी थी कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं इनको इजिप्ट एक्सेप्ट कर ले, पर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बोला है कि हम इनको नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है एक बार वो रिफ्यूजीज उनके कंट्री में आ गए तो वो वापस नहीं जाएंगे। और एज इट इज इजिप्ट के अंदर सिविलियन छुटपुट घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं एंटी इजराइलीज, तो इसलिए ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो उसको बिल्कुल खतरा नहीं मोल लेंगे। इसी खतरे को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम पहले सोच थी, एक ऐसी सोच थी कि बहुत लंबी लड़ाई नहीं होगी, जिस तरह यूक्रेन के बारे में कहते थे गाजा पट्टी है, इजराइल ने बहुत जल्दी उस पर कब्जा कर देना है, लेकिन जिस तरह से उनकी सुरंगें और वो सब चीज़ें सामने आ रही है और बाकी जो इनके हमदर्द साथ में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। सुरंगों में जो टनल वॉरफेयर चल रहा है ना, अभी पहले इजराइल ने ट्राई किया कि उन्होंने सोचा कि इसको हम फ्लड करेंगे, एक टेक्निक उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है, यानी कि एक मॉडल बनाया है गांव में टनल्स वाला। तो पहले हम बोला टनल्स को पानी से फ्लड करेंगे, फिर बोला नहीं इसमें गैस डालेंगे, गैस चैम्बर जैसे जर्मन ने किया था। फिर उन्होंने बोला हम एक होता है स्पंज बॉम्ब होता है कि उसको अंदर फोड़ते हैं तो वो जो जितनी भी ऑक्सीजन होता है वो सारी सोख लेता है। एक्चुअली थर्मोबैरिक बॉम्ब की तरह नहीं है, बट उसका ही छोटा भाई है। तो उससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उनके जनरेटर अभी कितनी देर चलेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी तो है नहीं चलाने के लिए, तो वो कब तक चलेगी। परंतु प्रॉब्लम यहाँ सबसे ज्यादा ये आ रही है, होस्टेज की प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम अमेरिका कह रहा है कि जब तक मेरे होस्टेजेस, अब उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं कि 215, हालांकि हमास की तरफ से भी बयान आया है कि आपके 46 हॉस्टेज मारे जा चुके हैं आपकी बॉम्बिंग में। अब वो सही है कि नहीं है पता नहीं है, पर अमेरिकन को फिक्र है, बिकॉज अमेरिका में भी जनरल इलेक्शन आने वाली है। अगर मान लो ये हॉस्टेज वापस नहीं पहुंचते तो ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगी। और उसके पहले देखिए आज की डेट में बाइडेन खुद इजराइल जा चुके हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑलरेडी जा चुके हैं। मेरे ख्याल में मुझे अभी कल शायद बताया गया कि डिफेंस सेक्रेटरी फिर वापस आ गए हैं, और अमेरिका के बड़े टॉप जनरल वो ऑलरेडी इजराइल में बैठे हैं। तो अब अमेरिकन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या वो इजराइल का साथ दें या अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाएं। और हमास के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, अगर वो हॉस्टेजेस को छोड़ देते हैं तो एकदम से वो उनको राइट ऑफ कर देंगे, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये एक किस्म का एक बार्गेनिंग चिप रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि आप सीज फायर करिए तब छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं पहले हॉस्टेजेस छोड़ो फिर सीज फायर की बात होगी। तो इस सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन में सारी की सारी दुनिया ऑलमोस्ट पोलराइज हो चुकी है। और अगर यहाँ पे अरब वर्सेस वेस्ट शुरू होता है तो ये इजराइल रशिया यूक्रेन वॉर से ज़्यादा भीषण होगा, इसके ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, प्लस इसका जो वर्ल्ड ओवर कमर्शियल इकोनॉमिक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारा भारत भी बच नहीं पाएगा। और आज भारत की बात की, आज भारत एक इंडियन है, इजराइल
आर्मी में था, वो भी मारा गया है कि खबर आई है उसके मुताबिक। जो भी आगे से कोई नया अपडेट होगा बेट साहब फिर आपको हम आमंत्रित करेंगे, तकलीफ देंगे, ताकि हमारे जो दर्शक है उनके तक जो लेटेस्ट जो वहाँ के युद्ध का जो भी है सीन जो है, वहाँ के जो हालात हैं उन तक पहुँचा सके, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आर्मी से हैं, और आपको जितनी नॉलेज इन सब की है ये सिविलियन को नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप ही के द्वारा मैक्सिमम नॉलेज उन तक पहुँचाए। आप स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।